अच्छा जी, अकाउंटिंग का एएस लेवल्स का लिमिटिंग फैक्टर का एक और सवाल हम सॉल्व करते हैं। और ये सवाल हमारा है एएस लेवल्स का मई 17 पेपर नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। The following budgeted information is available for the month of July 2017. पे पर यूनिट वैल्यूज दी हुई है, मैक्सिमम मंथली डिमांड है, फिक्स ओवरहेड्स की वैल्यू है। वाई लिमिटेड हैज़ इनफ रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी टू मीट द मैक्सिमम मंथली डिमांड। ए में बोलता है कैलकुलेट दी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो है एक्स वाई और जेड। ठीक है, इनकी है सेलिंग प्राइजेस, इनकी सेलिंग प्राइजेस है। अच्छा, जो सेलिंग प्राइस है वो है 96, 128 और 140। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, यानी कि इसमें से हम माइनस करेंगे इनकी वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल 1 किलो 4 रुपए का है, $4 का है। और टोटल जो है वो 7 किलो एक्स में इस्तेमाल होता है। तो 7 × 4 इज 28। ठीक है, वाई में क्या होगा 9 × 4 विच इज 36। जेड में क्या होगा 4 × 15 विच इज 60। डायरेक्ट मटेरियल के बाद आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है वो 8 × 3 विच इज 24। अच्छा, उसके बाद 8 × 4 विच इज 32। अच्छा, उसके बाद 8 × 4 विच इज अगेन 32। डायरेक्ट लेबर के बाद मशीन आवर्स लिखे हुए हैं। 1 घंटा एक्स पे लगता है, वाई पे 2.5 आवर्स लगते हैं और जेड पर 5 आवर्स लगते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स लिखे हुए हैं $2.4, 3.2 और 3.2। तो हम वेरिएबल ओवरहेड्स लिख देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो है 2.4, 3.2 और 3.2। ठीक है, इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखे हुए हैं। मैक्सिमम मंथली डिमांड है और फिक्स ओवरहेड्स आर फोरकास्ट टू बी $7,000 पर मंथ। हमें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी थी ना, तो बस हम ये चीज़ें माइनस करते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन के लिए सेलिंग प्राइस में से सारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना होता है। तो 96 -28 -24 और -2.4 ये आपका आ जाता है 41.6। अच्छा, फिर 128 -36 -32 और -3.2, तो ये बन जाता है आपका 56.8। अच्छा, उसके बाद Z के लिए हो जाएगा 140 -60 -32 -3.2, ये आपका हो जाता है 44.80। ठीक है, पार्ट ए हमारा सॉल्व हुआ। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में लिखा हुआ है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वाई लिमिटेड कैन अर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017। तो भाई हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है। अच्छा, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो है एक्स, उसके बाद हमारे पास है वाई, उसके बाद है हमारे पास जेड। एक्स वाई और जेड 3 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, जो एक्स है उसका 1 यूनिट 41.6 की कंट्रीब्यूशन देता है, जो वाई है उसका 1 यूनिट 56.8 की कंट्रीब्यूशन देता है, जो जेड है उसका 1 यूनिट 44.80 की कंट्रीब्यूशन देता है। और इसके कितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं, इसकी डिमांड क्या है।
भाई जो x है उसके 100 यूनिट्स बिक जाएंगे, y के 120 यूनिट्स बिक जाएंगे और z के 60 यूनिट्स बिक जाएंगे। तो 100, 120 और 60 है, 100, 120 और 60, ठीक है। 41.6 इंटू 100 इज 4160, 56.8 इंटू 120 is 6816 और 44.8 into 60 is 2688। तो भाई हमारी जो कंट्रीब्यूशन का टोटल आता है वो है 4160 प्लस 6816 प्लस 2688, यानी कि 13664, 13664 टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। इसमें से हम माइनस कर देंगे अपनी फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाता है। फिक्स कॉस्ट की हमें वैल्यू कितनी दी है? फिक्स कॉस्ट की हमें वैल्यू दी है 7000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 7000 दी हुई है, लेकिन सर फिर ये क्या है, ये फिक्स ओवरहेड्स क्या है? देखो इसने पर यूनिट भी दी है। मैं अगर तुम चाहो तो फिक्स कॉस्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, x के लिए 10 है मल्टीप्लाइड बाय 100 यूनिट्स, y के लिए 25 है मल्टीप्लाइड बाय 120 यूनिट्स, और z के लिए 60 इंटू $50। अगर तुम इसका टोटल करोगे ना, 10 इंटू 100 प्लस 25 इंटू 120 प्लस 60 इंटू 50, तो भी आपका आंसर 7000 ही आएगा। यानी कि इसने ये यूनिट्स पर डिवाइड कर भी एक सॉर्ट ऑफ आंसर निकाल दिया। तो बहरहाल हमारी एक महीने की फिक्स कॉस्ट 7000 है, $7000 है। $7000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 13664 माइनस 7000 यानी कि 6664 होगा। 6664 का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। पार्ट सी, कैलकुलेटेड टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू मीट दी मैक्सिमम डिमांड फॉर दी मंथ ऑफ जुलाई। टोटल मशीन आवर्स जो है ना, उनकी कितनी ज़रूरत है, कितना टाइम मशीन्स पर हमें चाहिए, ये बताना है। मैं यहीं पर वर्किंग कर देता हूँ, मैं पार्ट सी जो है वो यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि मुझे जो है वो पेज चेंज ना करना पड़े बार बार। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक्स है, डब्ल्यू है, जेड है। अच्छा, आप लोग इसकी जो लोकेशन है एग्ज़ाम में वहीं पर इसको सॉल्व करना है, जो इसकी जगह दी हुई है। मुझे टोटल मशीन आवर्स बताने में शॉर्ट सी वर्किंग कर लेता हूँ। एक्स के जो है वो 100 यूनिट्स बनकर बिकेंगे और 1 यूनिट जो है ना उस पर 1 मशीन आवर चाहिए, तो 100 इंटू 1 यानी कि 100 मशीन आवर्स एक्स के हो गए। वाई जो है उसके 120 यूनिट्स हैं और हर यूनिट पर 2.5 मशीन आवर्स लगेंगे, तो 120 इंटू 2.5, 120 इंटू 2.5 इज़ 300 मशीन आवर्स वाई पे लगेंगे। Z जो है उसके 60 यूनिट्स बिकेंगे और हर यूनिट पर 5 आवर्स लगते हैं, तो 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 यानी कि 300 आवर्स जो है वो Z पे लगेंगे। टोटल अगर मशीन आवर्स की बात करें तो 300 प्लस 300 प्लस 100 विच इज़ 700 आवर्स टोटल लगेंगे। ये क्या है भाई, ये टोटल आवर्स है, टोटल आवर्स, ठीक है ना। 700 टोटल मशीन आवर्स लगेंगे। टोटल 700 मशीन आवर्स में की हमें ज़रूरत है। तो इससे ये जो पूछा हुआ था, कैलकुलेट दी टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू मीट द मैक्सिमम डिमांड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, वहाँ पर ये वाली वर्किंग आपने पेश करनी है। अगले पार्ट पर चलते हैं, पार्ट सी के बाद पार्ट डी पर चलते हैं। पार्ट डी में बोलता है, ड्यू टू अ मशीन ब्रेक डाउन ओनली 500 मशीन आवर्स विल बी अवेलेबल फॉर जुलाई 2017। मशीन के टूटने की वजह से अब सिर्फ और सिर्फ 500 मशीन आवर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे जुलाई के महीने में। कैलकुलेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टेकिंग इनटू अकाउंट द लिमिटेड मशीन आवर्स अवेलेबल। अब देखो, हमने ये देखा कि भाई जो हमारे पास अवेलेबल मशीन आवर्स हैं, जो हमारे पास अवेलेबल मशीन आवर्स हैं जुलाई के लिए वो हैं 500, क्योंकि मशीन्स टूट गई हैं तो मशीन सिर्फ 500 घंटे काम कर सकती हैं। और जो रिक्वायर्ड थे अभी अभी हमने कैलकुलेट किया वो 700 है।
विच मीन्स के जो मशीन आर है वो क्या हो गया, अब जो मशीन आर है वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। जब कोई चीज़ लिमिटिंग फैक्टर होती है तो हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और रैंकिंग करते हैं और रैंकिंग के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें एक लंबी चौड़ी वर्किंग करनी होगी। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं। देखो हमारे पास एक प्रोडक्ट है x, एक प्रोडक्ट है v और एक प्रोडक्ट है z। फिर हमने इनकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कैलकुलेट करी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हमने कैलकुलेट कर ली है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट x की कितनी है, 41.6 है, w की कितनी है, 56.8 है और z की कितनी है, 44.80 है। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। अच्छा, फिर हम मशीन आवर्स देखते हैं। मशीन आवर्स x के एक यूनिट को बनाने के लिए अगर आप सवाल देखोगे तो एक मशीन आवर लगता है, w के एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 मशीन आवर्स लगते हैं, z के एक यूनिट को बनाने के लिए 5 मशीन आवर्स लगते हैं। तो फिर हम आप कैलकुलेट कर सकते हो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर या पर मशीन आवर, बिकॉज यहाँ पर मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर है, बिकॉज मशीन आवर जो है वो 500 आवर्स ही अवेलेबल है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर अगर निकालें तो पहला आंसर 41.60 ही आएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा 56.8 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी कि 22.72 आएगा। तीसरा जो आंसर होगा z का वो होगा 44.8 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 8.96 का आंसर आएगा। इस हिसाब से हम इनकी रैंकिंग करेंगे। जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हाईएस्ट होता है उसकी रैंकिंग फर्स्ट आती है, तो ये हमारे पास फर्स्ट होगा। जिसका उससे कम होता है वो सेकंड आता है, तो y हमारे पास सेकंड होगा। और जिसका थर्ड सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है वो थर्ड आता है, तो z हमारे पास थर्ड होगा। यानी कि हम सबसे पहले x के यूनिट्स बनाएंगे, फिर y के यूनिट्स बनाएंगे, फिर z के यूनिट्स बनाएंगे। तो हमारा एक तो बात ये तय हो गई कि सबसे पहले क्या बनाना है। अब कितनी चीज़ें बनानी है ये कैसे देखेंगे भाई, हम देखेंगे कि हमारे पास मशीन आवर्स अवेलेबल कितने हैं। मशीन आवर्स अवेलेबल, जो हमारे मशीन आवर्स अवेलेबल हैं वो हैं 500। सबसे पहले हम बनाएंगे x। अच्छा, x के जो एक यूनिट है उस पर 1 घंटा लगता है मशीन आवर्स का, और x के कितने यूनिट्स हम बनाएंगे। हम अगर सवाल में जाते हैं तो x की मंथली डिमांड जो है वो 100 है, तो हम 100 यूनिट x के बनाएंगे। तो जो 500 घंटे हैं उसमें से 100 घंटे तो x बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। अब कितने घंटे बच गए, 400 घंटे बच गए। अब क्या करेंगे, अब y बनाएंगे बिकॉज उसकी रैंकिंग 2 आ रही है। और जब हम y बनाएंगे तो भाई y के कितने यूनिट्स बनाएंगे, एक यूनिट जो है वो 2.5 मशीन आवर्स लेता है, और y के हम जो यूनिट्स बनाएंगे 120 यूनिट्स जो है वो y की मैक्सिमम डिमांड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 यूनिट्स बनाएंगे। तो 2.5 इंटू 120, 2.5 इंटू 120 इज़ 300, 300 घंटे यहाँ लग जाएंगे। अब बचे कितने, अब बच गए 100 घंटे। अब हम z बनाएंगे। अच्छा, z के कितने यूनिट्स बनाएंगे, देखो z की जो मैक्सिमम डिमांड है वो 60 यूनिट्स है। 60 यूनिट्स बनाकर हम z के बेच सकते हैं, और एक यूनिट जो है ना वो 5 मशीन आवर्स लेता है, तो 60 इंटू 5 इज़ 300, 300 घंटों की ज़रूरत है। लेकिन हम z 300 घंटे, हम 60 z नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते बिकॉज मेरे पास 100 आवर्स बाकी रह गए। ऑल्दो z के 60 यूनिट्स बिक सकते हैं, लेकिन हर यूनिट अगर 5 घंटे लेगा तो 300 घंटों की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 100 घंटे हैं। तो मैं कितने z बनाऊंगा भाई, 100 घंटों में 5 घंटे के हिसाब से 20 z बन सकते हैं, लिहाजा मैं 20 z बनाऊंगा। हर z 5 घंटे लेता है, और जब मैं 20 z बना लूँगा ना तो टोटल टाइम ख़त्म हो जाएगा और ये 0 पर चला जाएगा। यानी कि मेरा जो प्रोडक्शन प्लान होगा वो ये होगा कि x के 100 यूनिट्स बनाओ, y के 120 यूनिट्स बनाओ और z के 20 यूनिट्स बनाओ। उससे ये पूछा था कैलकुलेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017 टेकिंग इनटू अकाउंट द लिमिटेड मशीन आवर्स अवेलेबल। तो अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ, अब हम कंट्रीब्यूशन की वर्किंग करेंगे। अभी तो हमने ये देखा है कि किस चीज़ के कितने यूनिट्स हमें बनाकर बेचने हैं। अब कंट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे भाई, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, x है,
हमारे पास y है, हमारे पास z है। अच्छा x जो है ना उसके 100 यूनिट्स में बनाकर बेचूंगा, y के मैं 120 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा और z के मैं 20 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा। अच्छा अब x का एक यूनिट कितनी कंट्रीब्यूशन देता है? 41.6 की, y का 56.8 की और z का 44.80 की। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 41.6, y के लिए 120 मल्टीप्लाइड बाई 56.80 और z के लिए 20 मल्टीप्लाइड बाई 44.80। ये वैल्यूज़ हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 41.6 इज़ 4160। उसके बाद 120 मल्टीप्लाइड बाई 56.8 इज़ 6816। उसके बाद 20 मल्टीप्लाइड बाई 44.8 इज़ 896। तो हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन होगी 4160 प्लस 6816 प्लस 896 यानी कि 11872। इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट सवाल में दी हुई है, सवाल को ज़रा गौर से देखो। फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी, फिक्स कॉस्ट है 7000 की। तो 7000 की अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देता हूँ, मेरा जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 11872 माइनस 7000 विच इज़ 4872। 4872 का मुझे प्रॉफिट मिलेगा अगर 500 मशीन आवर्स जो है वो मेरा लिमिटिंग फैक्टर हो और मैं इस हिसाब से सारी प्रोडक्शन जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है भाई। अच्छा जी, अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है The directors of Wiley Limited have been told that they could hire a replacement machine for the month of July at a cost of $2500। जो डायरेक्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार ये जो मशीन जो है ख़राब हो गई है, इसकी जगह हम एक और मशीन लेकर आ सकते हैं जो हमें $2500 की पड़ेगी। रिक्वायरमेंट में बोलता है एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर और नॉट दे शुड हायर द रिप्लेसमेंट मशीन। क्या मशीन लेकर आनी चाहिए या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर बाय कंसिडरिंग बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरिंग द रिप्लेसमेंट मशीन। हायरिंग द रिप्लेसमेंट मशीन यानी कि किराए पर मैं एक रिप्लेसमेंट मशीन ले आऊँ ताकि जो 700 घंटे मुझे काम करना था वो नहीं कर पाया, मशीन ख़राब हो गई थी और सिर्फ 500 घंटे काम हो पाया, वो मैं काम पूरा कर लूँ। ठीक है ना। तो अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस में हम दो बातें लिख देते हैं। एडवांटेजेस में एक एडवांटेज जो हो सकता है मशीन को लेकर आने का, वो ये हो सकता है कि इट विल इनेबल कंपनी टू fulfill maximum demand। यानी कि अगर मैं मशीन ले आऊँगा तो ये जो डिमांड मैं पूरी नहीं कर सका था बिकॉज नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड थे, वो डिमांड पूरी कर सकूँगा। दूसरी चीज़ विल इनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, यानी कि इसकी वजह से मैं प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा सकूँगा। प्रॉफिट कैसे ज़्यादा कमा सकूँगा? ज़्यादा चीज़ें बना सकूँगा तो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकूँगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी कंसिडर करनी होगी कि ये जो $2500 मशीन का किराया है, क्या ये फ़ायदेमंद है इतना या नहीं। तो अब ये देखते हैं कि विल इनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स ये सही है पॉइंट या नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको अभी मिटाते हैं, एक वर्किंग करते हैं। देखो अगर मैं मशीन ले आया किराए पर तो क्या होगा, मेरा एक इजाफी खर्चा होगा $2500 का। एग्रीड, मेरा इजाफी एक खर्चा होगा $2500 का क्योंकि उसका किराया 2500 है। अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा ज़रा गौर से सोचना। देखो मशीन के ना होने की वजह से मैं Z के 20 यूनिट सिर्फ और सिर्फ बना सका था, लेकिन Z के टोटल 60 यूनिट्स की डिमांड थी, विच मीन्स के 40 यूनिट्स कम बना सका था, 40 यूनिट्स कम बना सका था, है ना। एग्रीड।
अच्छा, अगर मैं मशीन ले आता तो 2500 का एक इजाफी खर्चा होता, लेकिन जो जेड के यूनिट्स हैं हर यूनिट पर 44.80 की कंट्रीब्यूशन भी मुझे मज़ीद मिलती, विच मीन्स कि मुझे कंट्रीब्यूशन कितनी मिलती, 40 इंटू 44.8 इज़ 1792। तो भाई मशीन लाने से मेरे खर्चे 2500 से इंक्रीज़ होते, बिकॉज ये नई मशीन जो है इसका किराया 2500 है, लेकिन फ़ायदा तो सिर्फ और सिर्फ 1792 का हो रहा है। बिकॉज मशीन के ना होने की वजह से क्या नुकसान हो रहा था मुझे, मैं जेड के 20 यूनिट्स बना पाता था जबकि उसकी डिमांड 60 थी। सवाल को ज़रा अच्छे से रीड कर कर इसको केयरफुली देखोगे तो ये बात पता चलेगी। तो मशीन के होने से होगा ये कि मैं 40 यूनिट्स जो नहीं बना पा रहा था मशीन के ख़राब होने की वजह से, करंट मशीन के ख़राब होने की वजह से, नई मशीन के होने की वजह से वो 40 यूनिट भी बना लेता। जेड के मुझे 60 यूनिट्स बनाने थे लेकिन मैं 20 बना पा रहा था। भाई अगर मशीन आ जाती तो 40 जो यूनिट नहीं बना पा रहा था वो भी बना लेता, उससे मुझे 1792 की कंट्रीब्यूशन जनरेट होती, लेकिन फिक्स कॉस्ट में 2500 का इजाफा हो जाता। तो ये तो फ़ायदेमंद नहीं है। तो उल्टा जब हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे तो हम ये ज़रूर लिख सकते हैं, इट विल इनेबल फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितनी रिसोर्सेज हैं उनका 100% यूज़ हो जाएगा। लेकिन वो प्रॉफिट वाली बात जो है ना वो यहाँ पे नहीं आ सकती, वो तो डिसएडवांटेज में आ जाएगी कि इट विल रिड्यूस प्रॉफिट्स तो और कम हो जाएंगे। अगर आप पूरे प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते तो कॉस्ट में 2500 का इजाफा होता और कंट्रीब्यूशन में जो है वो 1792 का इजाफा होता। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट करते, वो और कम हो जाता। ठीक है। अच्छा, तो जस्टिफाई आंसर बाय कंसीडरिंग बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरिंग द रिप्लेसमेंट मशीन, इस तरह की आप बातें इसमें लिख सकते हो। अगले पॉइंट पर चलते हैं 4K F पर। इसमें लिखा हुआ है स्टेट 3 शॉर्ट टर्म डिसीजंस अदर देन लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस विद मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी यूजफुल। कहाँ कहाँ हम मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ये है कि हम सेल्स रेवेन्यू में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन में से सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं और प्रॉफिट पर आते हैं। ये मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है? तो एक तो लिमिटिंग फैक्टर के सवालों में किया जाता है जिसमें हम रैंकिंग निकालते हैं। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि कोई चीज़ लिमिटेड हो और वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेक और बाय डिसीशंस में करते हैं। ये डिसीशंस भी आपने कुछ हद तक किए हैं। मेक और बाय डिसीशंस में क्या कोई चीज़ मुझे बनानी चाहिए या मुझे उसको बाहर से ख़रीदना चाहिए, इस तरह के डिसीशंस में भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना और उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर आ जाना और कंट्रीब्यूशन में से सारी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर प्रॉफिट पर आना, इस तरह का काम उसमें भी करते हैं। फिर ये हम करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। अगर किसी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता है तो भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। उसके बगैर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना मुमकिन नहीं है, बिकॉज ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है। फिर हम इसको यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हेल्प्स टू डिटरमाइन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये कुछ इस्तेमालात हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। अगले पार्ट पर आते हैं। अगले पार्ट में और चीज़ें हैं। बोलता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अनदर डिवीजन ऑफ वाई लिमिटेड। कोई और कंपनी का हिस्सा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। द डिवीजन ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विद 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम डिटेल में पहले भी अलग से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। बोलते हैं कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड एप्रोप्रिएट ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। अच्छा, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट नंबर 1 का कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि भाई ये जो पहला डिपार्टमेंट है ये हमारा लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। यहाँ पर देखो बजटेड लेबर आवर्स बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू बजटेड मशीन आवर्स। तो जिस डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए बजटेड ओवरहेड्स यानी कि 560,000 को हम डिवाइड कर देते हैं बजटेड लेबर आवर्स से, यानी कि 140,000 से, और इसका जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आएगा पहले डिपार्टमेंट का वो आएगा 560,000 डिवाइडेड बाय 140,000 विच इज़ $4 पर लेबर आवर। ठीक है। क्योंकि ये वाला जो डिपार्टमेंट था ये लेबर इंटेंसिव था, यहाँ पे लेबर के बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स थे।
अच्छा, डिपार्टमेंट 2 की बात करते हैं तो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब यहाँ पर कौन से आवर्स पिक करेंगे? बजटेड मशीन आवर्स पिक करेंगे। हमेशा हम ये देखते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है और कौन सा मशीन इंटेंसिव है। सेकंड डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो लेबर आवर्स सिर्फ 46,000 है और मशीन आवर्स 160,000 है। तो सेकंड डिपार्टमेंट का जो OAR आएगा वो आएगा 304,000 डिवाइडेड बाई 160,000। ये बात याद रहे कि ओवरहेड्स के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मैं आप लोगों को पहले शेयर कर चुका हूँ, आपने वो देखकर चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करना है। और ये हमारे पास आ जाएगा 1.9 पर मशीन आर, $1.9 पर मशीन आर। ठीक है, पार्ट जी हो गया। उसके बाद पार्ट एच में बोलता है कैलकुलेट दी ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। ओवर अंडर अप्लाइड निकालने का तरीका भी है। ओवर अंडर अप्लाइड निकालना है दोनों डिपार्टमेंट्स का। पहले डिपार्टमेंट नंबर 1 की वर्किंग करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं अप्लाइड। अप्लाइड का फॉर्मूला क्या है? अप्लाइड का फॉर्मूला होता है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, तो अब डिपार्टमेंट नंबर 1 का जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है वो $4 पर लेबर आवर है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लेबर आवर्स। एक्चुअल लेबर आवर्स है 124,000। तो 124,000 से इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। जब हम ऐसा करेंगे तो 4 × 124,000 इज़ 496,000। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा अप्लाइड हमारा $496,000। अप्लाइड को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल से। एक्चुअल खर्चा कितना है डिपार्टमेंट 1 का? 533,000 है। तो अब जब हम अप्लाइड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, हमारा अप्लाइड 496,000 है और एक्चुअल खर्चा 533,000 है। 533,000 माइनस 496,000, डिफरेंस जो आ रहा है ना वो $37,000 का आ रहा है। और हम ये कहेंगे कि $37,000 का जो है वो अंडर अप्लाइड है। ठीक है ना, या अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अंडर एब्जॉर्ब कब आता है? अंडर एब्जॉर्ब तब आता है जब आपका एब्जॉर्ब्ड कम हो। जब आपका एब्जॉर्ब कम हो, आपका एब्जॉर्ब 496,000 है और आपका एक्चुअल ज़्यादा हो, आपका एक्चुअल 533,000 है। डिपार्टमेंट 2 की बात करें तो डिपार्टमेंट 2 में अगेन डिपार्टमेंट नंबर 2 की मैं वर्किंग कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम अप्लाइड ढूंढेंगे। अप्लाइड ढूंढने के लिए क्या करते हैं? अप्लाइड ढूंढने के लिए ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि 1.9 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। अब यहाँ पर एक्चुअल आवर्स क्या आएंगे? डिपार्टमेंट नंबर 2 का जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मशीन आवर्स पर कैलकुलेट हुआ है तो हम एक्चुअल मशीन आवर्स देखेंगे जो कि 151,000 है। सो 1.9 into 151,000 is 286,900 286,900। और जो एक्चुअल है वो कितना है? डिपार्टमेंट नंबर 2 के एक्चुअल ओवरहेड्स 294,000 के हैं, 294,000 के हैं। अगेन इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। सो 294,000 माइनस 286,900 इज 7,100 और अगेन ये 7,100 का अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा। अंडर एब्जॉर्ब तब होता है जब आपका एब्जॉर्ब्ड कम हो और एक्चुअल ज़्यादा हो। आपका एब्जॉर्ब 286,900 है और आपके एक्चुअल अमाउंट 294,000 है, यानी कि यहाँ पर अगेन अंडर एब्जॉर्ब्ड है और इसलिए 7,100 का अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा। अगर एक्चुअल कम होता और अप्लाइड या एब्जॉर्ब ज़्यादा होता तो ओवर एब्जॉर्ब्ड या ओवर अप्लाइड आता। ठीक है, ओवरहेड्स के लिए मैंने कुछ सेपरेट वीडियो लेक्चर्स भी दिए थे, आपने वो दोबारा से देखने हैं और इन सवालात को कंप्लीट करना है।